Okay, am I audible? Yes, I'm audible. Okay, स्क्रीन विजिबल है सभी को? हाँ मैम, विजिबल है। ओके, कल हमने अपना टैबलेट कंप्लीट किया था, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा कैप्सूल्स। ठीक है, मैम टैबलेट में सेकंड मुझे दो टॉपिक है, कुछ पूछनी थी मैम। पूछिए। एक मैम जो सस्टेन रिलीज टैबलेट, और एक मैम ये फास्ट डिजिंग डबल लेट टैबलेट। मैम थोड़ा एक बार इनमें डिफरेंस बताओगे मैम? फास्ट डिसॉल्विंग जो होती है इसमें हम पुटिंग भी कर सकते हैं। ये क्या होता है, जैसे आप मुंह में डालोगे तो आपके हाँ मुंह में जो सलाइवा होता है या फिर आप पानी हाँ। का यूज थोड़ा बहुत करते हो तो ये 90% या 50% जो है वो मुंह में घुल जाती हैं। ये अपना ओके। जो रिलीज है ना, माउथ से स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, लेकिन जो मेरी एक्सटेंड रिलीज सस्टेन रिलीज पूछी थी ना, जो सस्टेन हाँ रिलीज सर। होती है ना वो कैसी होती है, उसके ऊपर पॉलीमर की कोटिंग की जाती है। वो क्या करेगी, अगर मान लो कि मुझे उसका इफेक्ट चाहिए 24 आवर्स के लिए या फिर 12 आवर्स के लिए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक किसी पॉलीमर की कोटिंग करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि RL5 हो गया और हम्म यूट्राजिट हो गया, ये सब पॉलीमर्स के नाम होते हैं, एक एग्जाम्पल है। ये पॉलीमर्स क्या काम करते हैं कि ये धीरे धीरे ड्रग को क्या करवाते हैं, रिलीज कराते हैं। जब ये वाटर के कांटेक्ट में या किसी लिक्विड के कांटेक्ट में, हमारे स्टमक में एसिड के कांटेक्ट में आएंगे ना, तो क्या करेंगे, ये स्टमक में अपना इफेक्ट नहीं रिलीज करेंगे। ये क्या करेंगे, जब इंटेस्टाइन में पहुंच जाएंगे तो वहां पे एक हम्म अलग पीएच मिलेगा। वहां पे जाकर के क्या करेंगे, स्वेल करेंगे, फूल जाएंगे। ठीक है, फूलने के बाद क्या होगा, उसमें ओके। छोटे छोटे पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, छोटे छोटे छेद हो जाएंगे। और फिर उन छोटे छोटे पोर्स में से, छोटे छोटे छेदों में से क्या रिलीज होने लगेगी, हमारी ड्रग, जो कि करीबन करीबन या तो 12 घंटे या फिर 24 घंटे तक अपना रिलीज देती रहेगी, और कांस्टेंट रिलीज देगी, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, कोई भी उसमें हलचल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो हम्म रिलीज है वो कैसा है, कांस्टेंट है। मतलब धीरे कांस्टेंट है। धीरे एक 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 रफ्तार से जो ड्रग निकलती जाएगी ना, रिलीज होती जाएगी, उस टाइप से जो ड्रग है वो रिलीज होती जाएगी। इसलिए हम उसको बोलते हैं सस्टेन रिलीज। सस्टेन मतलब धीरे धीरे कांस्टेंट अपना है। रिलीज शो करेगी। ठीक है, ठीक ये है था मैम। डिफरेंस तुम्हारा। इसमें मैम जो टाइमिंग आवर्स रहता है वो 12 to 20 आवर्स रहता है ना? 12, देख हम सेट करते हैं 12 घंटे के लिए चाहिए तो 12 घंटे, या चौबीस हाँ, घंटे के लिए होता है तो फिर हम पॉलीमर की जो कोटिंग होती है ना, उसी उसको अकॉर्डिंग करते करते हैं। हैं। हाँ। हाँ, जिस हिसाब से हमको क्या चाहिए होता है, उसका इफेक्ट चाहिए होता है। फिर से फ्लैक्चुएट नहीं होती, ठीक है। हाँ, ये सस्टेन मतलब जो कि हमें सिर्फ दिन में एक ही बार खानी पड़े। तो मैडम इसका जो हम सुबह शाम कंसंट्रेशन सुबह होता शाम है, जो कंसंट्रेशन होता है ना, वो क्या भी वो भी कंसंट्रेट रहता है क्या, फिर फ्लैक्चुएट होता रहता कॉन्सेंट्रेशन मतलब, नहीं, है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है भाई, ऊपर जिस कपड़े में तुमने पैक किया है, मान लो हम्म सिंगल लेयर पतला सा कपड़ा ले लिया, साड़ी का कपड़ा ले लो, कैसा होता है, पतला होता है, हम्म जल्दी उसमें से मटेरियल बाहर निकल जाता है। अब मैंने हम्म बोला कि यार मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए जो थोड़ा मोटा हो, तो उसके लिए मैंने क्या कर लिया, थोड़ा कॉटन का कपड़ा ले लिया। अब हम्म जॉर्जेट के कपड़े में पानी डाला नहीं और निकला नहीं। साड़ी वाला जो कपड़ा होता है ना, उसमें पानी नहीं घर में डालते। जो मम्मा लोग साड़ी पहनती है, उसमें तो पानी डाला हम्म और वो तुरंत निकल गया। ठीक है, हम्म लेकिन जो तुम्हारा कॉटन का कपड़ा होता है, तुम्हारे शर्ट और हम्म पैंट्स के कपड़े होते हैं, वो एकदम से तो पानी नहीं निकालते। वो क्या हम्म करते हैं, धीरे हैवी हो धीरे जाता है। पानी को रिलीज करेंगे। रिलीज करते तो हैं। यहाँ पे फर्क पड़ता है, उसका कोई फर्क पड़ेगा क्या, जो कवर है उसका क्या फर्क पड़ा, सिर्फ इतना सा फर्क पड़ा कि उसकी जो लेयर है वो थोड़ी सी मोटी है। मोटे हो जाते हैं। तो जो स्वेलिंग होगी, जो पानी को निकलने के लिए टाइम लगेगा ना, वो थोड़ा सा स्लो लगेगा, लेकिन एक बार जब पोर्स क्रिएट हो जाएंगे तो क्या होगा, हम्म वो और स्लो स्लो जाता रहेगा। अच्छा, ठीक है, अगर ठीक 24 आवर्स के लिए चाहिए तो क्या होगा, और थोड़ा सा है। स्लो थोड़ा स्लो निकलेगा, स्लो क्या हो जाएगा, हाँ। क्योंकि
कपड़ा मोटा है तो धीरे धीरे लिक्विड उसमें से बाहर जाएगा, लेकिन एक बार फ्लो बन गया तो धीरे धीरे वो उसमें से भी जाता रहेगा। जहाँ 12 घंटे में टैबलेट खत्म होगी वहां पे वो 24 घंटे में खत्म होगी। ठीक है मैम। समझ गए? ठीक। अब बात करते हैं हम कैप्सूल्स की। जैसे हमने किसकी बात की थी, टैबलेट की, कि हार्ड यूनिट डोजेस फॉर्म है, वैसे मैं बात करती हूँ किसकी, कैप्सूल की। कैप्सूल भी क्या है, एक सॉलिड ये डोजेस फॉर्म है। सॉलिड डोजेज फॉर्म में है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक तरीके से जो शेल होती है उसके अंदर हम मटेरियल को भरते हैं और लॉक करते हैं। सबने देखा है कैप्सूल कैसा होता है, एक पन्नी टाइप की होती है। खुले हुए कैप्सूल शायद ही तुम लोगों ने देखे हो, अगर कभी चाहो ना तो एक्सपेरिमेंट करके देखना कि डॉम पेरिडॉन या फिर जो गैस वाले कैप्सूल्स आते हैं ना, उनको कभी खोलना। जब तुम उन्हें खींचोगे ना तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। क्या करते हैं हम जनरली कैप्सूल्स, क्या होता है कि दो शेल होती हैं, उसमें हमने लिक्विड को भरा और उन दोनों शेलों को आपस में क्या कर दिया, दबा दिया। जैसे कि पैन और ढक्कन लगाया जाता है, पैन को अलग कर लो, ढक्कन को अलग कर लो, खोल दिया। अब क्या करेंगे, पैन और ढक्कन को आपस में लाया और जोर से दबाया तो एक चट आवाज आती है। इसी टाइप से जो कैप्सूल्स होते हैं ना, वैसे ही होता है कि दो छोटे छोटे ढक्कन टाइप के होते हैं, उसमें ड्रग को भरा, दोनों को मिक्स करके हमने पैक कर दिया। ये हो गए मेरे कैप्सूल्स रेडी। जनरली काय के बने हुए होते हैं, जिलेटिन के बने हुए होते हैं, ठीक है। जिलेटिन भी कैसा होता है, दो प्रकार का होता है, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन। देखो कई बार क्या होता है, ये नॉन वेजिटेरियन पार्ट होता है, क्योंकि जो हड्डियां होती है ना, हड्डियों के ऊपर एक परत पाई जाती है, उस परत को निकाला जाता है जो पन्नी टाइप का लगता है, ठीक है, ये उसके बने हुए होते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, इसको प्रेफर नहीं करते कि भाई ये तो एक तरीके से नॉनवेज खा रहे हैं। तो उसका ऑल्टरनेटिव आता है वेजिटेबल कैप्सूल्स, मतलब वेजिटेबल शेल कैप्सूल की जो वेजिटेबल्स के ऊपर लेयर्स पाई जाती हैं ना, उससे उसको निकाल करके उस कैप्सूल्स फॉर्म किए जाते हैं। लेकिन जो जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं ना, वो ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी में जा करके तुरंत अपना एक्शन स्टार्ट कर देते हैं, डिसॉल्व हो जाएंगे। डिसॉल्व होकर के क्या होगा, बर्स्ट हो जाएंगे, मतलब फट जाएंगे। जैसे ही फटेंगे तो पूरा का पूरा ड्रग क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और जैसे ही ड्रग बाहर आएगा तो क्या होगा, घुल जाएगा हमारे लिक्विड में और फिर एब्सॉर्ब होकर के कहाँ पहुंच जाएगा, ब्लड में, और हमें अपना एक्शन मिल जाएगा। तो जनरली क्या है, ये कैप्सूल का एक छोटा सा इंट्रो, ठीक है। और हम बात करते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स क्या होते हैं, देखो दो पीस के कैप्सूल्स हो गए, जिनकी शेल कैसी होती हैं, रिजिड होती हैं, ठीक है। उनको आपस में क्या करा तुमने, फिट किया और लॉक कर दिया, ठीक है ना। जब जो टू पीसेस कैप्सूल्स होते हैं ना, उनको एक बार में भरा जाता है किसी से, किससे, या फिर कोई ड्राई पाउडर होगा या भी कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके अंदर हम लिक्विड्स, कैप्सूल्स, मतलब लिक्विड्स, पैलेट्स, ग्रैन्यूल्स, ये सारे पेस्ट, ये सब चीजें भी क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब पता नहीं तुम लोगों ने कैप्सूल फिलिंग मशीन देखी है या नहीं। एक बहुत बड़ा बोर्ड होता है, एक छोटा सा बोर्ड रहता है, उस बोर्ड में बहुत सारे होल्स होते हैं। उसमें हम क्या कर देते हैं, एक एक हिस्से को हम क्या कर देते हैं, बिछा देते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर से क्या कर देते हैं, जो भी हमें फिल करना होता है ना, उस ड्रग को उसमें ऐड कर दिया जाता है। जैसे ट्रे होती है, ट्रे में ग्लास जमाए जाते हैं, वैसे हम क्या करते हैं, उसमें छेद होते हैं, उसमें सबको लाइन से कैप्सूल्स को जमा देते हैं, ठीक है। अब वो देखा है तुम लोगों ने पापड़ बनाने की मशीन, पूड़ी बेलने वाली एक मशीन आती है कि नीचे लोई रखी है, फिर ऊपर वाले हिस्से को उसके ऊपर रख के और जोर से दबा देते हैं, और जैसे ही खोलते हैं तो दिखता है क्या है कि लोई बन के रेडी, पूड़ी बन के रेडी हो गई है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना उसका, उस वाले पार्ट में खाली वाले शेल जो है वो इनकॉर्पोरेट रहते हैं। जब आप इसको बंद करके जोर से प्रेस करते हो ना, तो क्या हो जाता है, सारे कैप्सूल्स एक दूसरे से लॉक हो जाते हैं और आपकी कैप्सूल की फिलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। जनरली किस चीज के बने होते हैं, हार्ड जिलेटिन के। जो जिलेटिन होता है ना, वो जो मटेरियल होता है वो हार्ड होता है, ठीक है ना। अब हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में किस टाइप का मटेरियल भरा जाता है, जनरली ड्राई सॉलिड। ड्राई सॉलिड्स क्या होते हैं, पाउडर हो सकता है, पैलेट्स हो सकती हैं, ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, और टैबलेट्स होती है। पैलेट्स क्या होता है, मिनी टैबलेट्स, मतलब इतनी छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी टैबलेट्स बनाई जाती है। तुमने कभी देखा होगा जो
होम्योपैथिक वाले होते हैं वो छोटी छोटी सी गोलियां देते हैं खाने के लिए। एक तरीके से देखा जाए ना तो वो भी क्या है, मिनी टैबलेट्स हैं, मतलब छोटे छोटे टैबलेट्स हैं, पैलेट्स हैं। तो उनकी शेप भी अलग अलग होते हैं। ठीक है। जैसे तुम्हारी पैरासीटामोल कैप्सूल होती है ना, उसका साइज तुम बिल्कुल छोटा सा कर दो। किसके बराबर? वो जो होम्योपैथिक खाने के लिए दवाइयां आती है ना, उसके बराबर कर दो। तो ये क्या कहलाएगी तुम्हारी? पैलेट्स। ठीक है। ये सब चीजें किसमें भरी जाती हैं? ड्राई सॉलिड्स के फॉर्म में। ये सब ड्राई सॉलिड्स कहलाते हैं। सेमी सॉलिड क्या होता है? या तो कोई सस्पेंशन या कोई पेस्ट, इस टाइप का जो मटेरियल भरा जाता है वो कहलाता है सेमी सॉलिड। अब लिक्विड में नॉन एक्वस लिक्विड। नॉन एक्वस लिक्विड का मतलब इसमें वाटर वाला मटेरियल हम फिल नहीं करते। इसमें जनरली ऑयल मटेरियल या फैट बेस्ड मटेरियल को ही हम इसमें क्या करते हैं? फिल करते हैं। ठीक है। अब जो लार्ज और स्मॉल स्केल प्रिपरेशन होती है ना किसकी? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स की, उसको हमने किस पार्ट में किस कुछ सेवरल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले क्या होगा कि अब फिलिंग करनी है अगर मुझे, किसमें? स्मॉल स्केल में या लार्ज स्केल में? लार्ज स्केल में ज्यादा अमाउंट में हम भरते हैं, और लेबोरेटरी की बात करेंगे तो हम 10 या 12 कैप्सूल ही फिल करेंगे। बहुत से बहुत 50 कैप्सूल फिल कर लेंगे। ठीक है। अगर तुमने कभी कॉलेज में प्रैक्टिकल किया हो ना, तो मार्केट में इसकी शेल्स भी आती हैं, खुली हुई शेल्स आती हैं, जिनको कि तुम प्रैक्टिकल करने के लिए उनको लॉक करना और अनलॉक करना सीख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी किसी भी चीज की फिलिंग करते हैं या फॉर्मुलेशन करते हैं, तो सबसे पहले चेक करते हैं उसका साइज। जो कैप्सूल के साइज आते हैं ना वो अलग अलग उसमें आते हैं। ठीक है। कोई सा कैप्सूल बहुत छोटू सा होता है, कोई कैप्सूल बहुत बड़ा होता है। ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है? उसके साइज पे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कैप्सूल की शेल है उसको हम फिल करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, सील करेंगे। सील करने के बाद उसकी क्लीनिंग होती है कि कोई लीकेज तो नहीं है, और अगर है तो उसको प्रॉपर क्लीन करते हैं या फिर डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद हम उसकी पॉलिशिंग करेंगे और उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अब इसके फायदे क्या क्या होते हैं? जब हम टैबलेट के कंपैरिजन में देखते हैं ना, तो इसकी बायोएबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों? अब देखो, टैबलेट के क्या है, सॉलिड डोसेस फॉर्म है। जब हम स्टमक में डालेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगी, पहले तो टूटेगी, टूटने के बाद डिसॉल्व होगी, फिर एब्जॉर्ब होगी। लेकिन ये क्या करेगी, ये थोड़ा फास्ट काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो जिलेटिन है बाहर का, वो सबसे पहले तो परत क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे ये डिसॉल्व होगी, सारा का सारा मटेरियल क्या होगा, बाहर आ जाएगा। मैंने एक बलून लिया, बलून में पानी भर दिया। अगर मैंने बाहर की जो लेयर है उसको फोड़ दिया, बलून में पिन लगा दिया, तो सारा का सारा पानी क्या होगा, बाहर गिर जाएगा। तो सेम कंडीशन कैप्सूल के साथ होती है, कि जो कैप्सूल है एक तो कंप्लीटली लोडेड है। हमने किस टाइप के मटेरियल को इसमें डाला है, कोई भी हार्ड मटेरियल नहीं डाला इसमें। पाउडर हो गए, पैलेट्स का साइज बहुत कम होता है, वो जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। लिक्विड भरा है, ठीक है, या फिर हमने इसमें ग्रैन्यूल्स भरे हैं। इन सब के साइज कैसे होते हैं, टैबलेट के साइज से बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जैसे ही कैप्सूल घुलता है, फूटता है, सारा मटेरियल कहाँ जाएगा, बाहर। और ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स का होता है कि बहुत जल्दी डिसॉल्व होके एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए इसकी बायोएबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, टैबलेट के कंपैरिजन में। ठीक है। और जो ड्रग रिलीजिंग रेट होती है, ड्रग को रिलीज करने की जो दर होती है ना, वो किसकी ज्यादा होती है, हार्ड 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 जिलेटिन, मतलब जनरली जिलेटिन कैप्सूल्स की। क्यों? क्योंकि इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमारे हड्डियों के ऊपर से जो एक परत निकाली गई है, उसको प्रोसेस करके जो एक शेल बनाई है ना, वो शेल हमारे जनरली फ्लूइड में जाकर के बहुत जल्दी डिसॉल्व होती है। और अगर मान लो बलून सबसे, अगर मान लो बलून फट गया, तो सारा का सारा ड्रग एक साथ ही बाहर आएगा। लेकिन टैबलेट में क्या होगा, कंप्रेस फॉर्म में है, तो पूरी टैबलेट जब तक टूटेगी नहीं, तब तक वो पूरी तरह से डिसॉल्व होगी नहीं। ठीक है। अब टैबलेट का साइज जो है वो बड़ा होता है, तो उसको टूटने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ठीक है। अब इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा देते हैं, किसमें, कैप्सूल्स में। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। कई बार तो क्या होता है, मैन्युफैक्चर करे कराए शेल्स आते हैं, तुमको सिर्फ फिल करना रहता है और कुछ भी नहीं।
ठीक है ना। इसमें जो प्रोडक्शन की जो स्टेप्स होती है ना वो कम होती है, टैबलेट में हमें बहुत सारा स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती हैं कि भाई पहले ड्रग्स को मिक्स करो, फिर ड्रग्स को हमें क्या करना है, पहले तो इक्वल पार्टिकल साइज करना है, मतलब सबको सीव पास करना है, फिर उसका डो बनाना है, फिर ग्रेन्यूल्स बनाने हैं, फिर ग्रेन्यूल्स ड्राई करने हैं, फिर उसके बाद उसमें एक्टिव एक्सीपिएंट्स मिलाने हैं, ग्लाइडेंट्स वगैरह, ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह, फिर हम उसको कंपाइल करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, स्टेप्स कम यूज होती हैं। ठीक है। और उसके बाद इसमें बहुत सारे कम टेस्ट लगाने पड़ते हैं, एनालिटिकल टेस्ट जो होते हैं वो कम लगाने पड़ते हैं टैबलेट के कंपैरिजन में। अब इसके नुकसान क्या क्या है भाई, मतलब इसके कुछ डीमेरिट्स भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो मतलब इन जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं ना, उसमें हम सबसे ज्यादा ड्रग का डोज फिल करते हैं। देखो कुछ साइजेस होते हैं अलग अलग, जो सबसे बड़ा साइज होता है वो हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में यूज करते हैं। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, ड्रग लोड होती है, तो एकदम से पूरी ड्रग को डाइजेस्ट कर पाना, इंजेस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चीज का साइज जितना छोटा होगा उसको गटकना आसान होगा, चीज का साइज कभी कभी कैप्सूल इतने बड़े बड़े होते हैं तो ऐसा डर लगता है कि अरे यार हम इसको गटकेंगे कैसे। ठीक है ना, तो कई बार उसको गटकना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कई लोगों के लिए। ठीक है ना। Drug prone to dissolve the capsule shell cannot to dispense in these capsules। अब देखो, ऐसी ड्रग जो कि हमारी शेल को ही क्या कर दें, डिसॉल्व करना स्टार्ट कर दें, ऐसे मटेरियल, ऐसे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मेरे ड्रग, जो मेरी कैप्सूल की शेल है ना उस पे ही अपना असर दिखाना शुरू कर दें, ऐसे मटेरियल को हम इसमें फिल नहीं कर सकते। ठीक है ना। जनरली जो कैप्सूल्स होते हैं ना उसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स को हम यूज नहीं करते, क्योंकि सॉल्ट्स क्या होते हैं, अगर आप नमक को घर पे खुला छोड़ दोगे ना तो कैसा हो जाएगा, गीला हो जाता है, अपने आप ही क्या करता है वो हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारी नॉर्मल एयर से मॉइस्चर को क्या कर लेता है, खींचता है, और तुरंत ही नमक कैसा हो जाता है, गीला हो जाता है। तो ऐसे सॉल्ट वाले मटेरियल को हम इसमें फिल नहीं करते क्योंकि वो सुटेबल नहीं होते, जैसे आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, ये सब क्या सॉल्ट के फॉर्म्स हैं, ये सब हम इसमें फिल नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखो क्या होता है कई बार, कि मैंने पहले भी बताया था, एक एग्जांपल दिया था मैंने कल, कि एक रूम है जिसमें खचाखच जिस भर दिया तुम लोगों को, जिसकी कैपेसिटी 100 लोगों की थी, उसमें 200 पीपल्स को मैंने बंद कर दिया। अब अगर मैंने खिड़की दी है तो सब लोग बारी बारी से निकलेंगे, और अगर मैंने गेट खोल दिया तो क्या हो जाएगा, एकदम से सब भागेंगे, हड़बड़ मच जाएगी, सारे भागा भागा दौड़ी होने लगेगी। इस भागदौड़ में क्या होगा, काफी लोगों को लग सकती है, कोई गिर सकता है, और गिरने के चक्कर में बेचारा उठ भी नहीं पा रहा है, लोग उसी के ऊपर चलते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इरिटेशन क्रिएट क्रिएट हो रही है। तो सेम कंडीशन कैप्सूल के साथ होती है, टैबलेट धीरे धीरे टूटती है और डिजोल्व होती रहती है, लेकिन कैप्सूल क्या होता है, जैसे ही पूरी की पूरी शेल डिजोल्व हुई, फटा पूरा का पूरा मटेरियल बाहर आ गया, तो कई बार क्या होता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एकदम से पूरी ड्रग आकर के कहाँ रखी हो गई, उस एरिया पर। और एकदम से जब कोई चीज एकदम से आके रखी होती है तो कई बार क्या होता है, इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो एरिया है ना उसके ऊपर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन अचानक से क्या हो गया, बढ़ गया। अगर कोई तुमको धीरे धीरे नमक खिलाता रहे तो तुम्हें चलेगा, और कोई इकट्ठा नमक चम्मच भर के तुम्हारे मुंह में डाल देगा तो क्या होगा, तुम्हारे रिएक्शंस बहुत अजीब नहीं होंगे। थोड़ा थोड़ा करके तो तुम पूरा डिब्बा खत्म कर सकते हो, लेकिन कोई बोले कि एक चम्मच पूरा तुम्हारे मुंह में घुसा दिया जाए तो तुम क्या करोगे, इरिटेट हो जाओगे, कहीं ना कहीं तुम्हारे रिएक्शन थोड़े से वियर्ड हो जाएंगे और काफी मटेरियल बाहर निकल जाएगा मुंह से, और इवन जो खाया हुआ है वो भी बाहर आ जाएगा। तो कई बार क्या बोलते हैं कि जो कैप्सूल्स होते हैं ना वो हमेशा इरिटेशन कॉज करते हैं। देखो दूसरा क्या है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स क्या होते हैं, जनरली जो कैप्स होती है ना इनकी, वो किससे बनी हुई होती है, लिक्विड जिलेटिन से। जो सॉफ्ट कैप्सूल्स होते हैं ना, जो लिक्विड जेल कैप्स होते हैं, वो लिक्विड जिलेटिन से बने हुए होते हैं। ठीक है ना। वो कब हार्ड होते हैं, जब वो किसी ह्यूमिड एनवायरनमेंट में आते हैं। ठीक है। जो सॉफ्ट जेल और कैप्सूल्स होते हैं ना उसमें कंटिन्यूअस पीस ऑफ जिलेटिन, मतलब क्या बोलना चाहिए तुमसे, कि जो हार्ड कैप्सूल्स होते हैं ना
उसकी जो शेल होती है, उसकी जो थिकनेस होती है ना, उससे ज्यादा हार्ड थिकनेस किसकी होती है, उससे ज्यादा मोटाई किस चीज की होती है, सॉफ्ट कैप्सूल्स की होती है। ठीक है, जनरली जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं ना, पहले तो वो कैसे फॉर्म होते हैं, लिक्विड जिलेटिन से फॉर्म होते हैं। और इसकी जो वॉल होती है, इसकी जो लेयर होती है ना, उसकी जो थिकनेस होती है, वो कैसे होती है, ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, हार्ड कैप्सूल्स के कंपैरिजन में। ठीक है ना। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है। अब ये भी बहुत सारे शेप्स और साइज में अवेलेबल होती है। जनरली शेप तो हमारा ओवल ही होता है, लेकिन जो साइज होता है ना, वो वेरिएट करता है। ठीक है। अब देखो, पहले वाले में हम क्या कर पा रहे थे, एयर मतलब जो वाटर कंटेंट था उसको हम फिल नहीं कर सकते थे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला है कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो है ना, यूजुअली हम इसमें सस्पेंशन भर सकते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, नॉन एक्वस फॉर्म में। इसमें भी नॉन एक्वस का ही यूज होगा। क्यों? क्योंकि क्या हो जाएगा, कैप्सूल है भाई, इसमें वाटर के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाएगा, जो जिलेटिन है वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए इसमें भी नॉन एक्वस मटेरियल को भरा जाता है। लेकिन जो सस्पेंशन हैं वो क्या है, उसमें ऐसे एपीआई इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं जिसमें एक्वस का यूज ना हो। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके मेरिट्स क्या है भाई। देखो, सिर्फ मेन डिफरेंस क्या हो गया सॉफ्ट जिलेटिन का, जनरली जो सॉफ्ट जिलेटिन है वो लिक्विड जिलेटिन से बनते हैं। सेकेंडली, इनकी जो मेन थिकनेस होती है वो हार्ड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, और इसमें हम एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स को, मतलब इसमें कहीं ना कहीं एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स कंटेन करते हैं। ठीक है। ये भी डिफरेंट शेप और साइज में पाई जाती है। और जनरली इसमें हम नॉन एक्वस, ये वाली चीज हमारी सेम है, उसमें भी हम नॉन एक्वस यूज करेंगे और इसमें भी नॉन एक्वस। क्यों? क्योंकि है तो जिलेटिन ही, चाहे हार्ड हो या सॉफ्ट हो, वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद क्या करेगा, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए पानी वाला मटेरियल हम इसमें नहीं भर सकते। अगर मैंने कागज की एक कटोरी बना ली और मैं बोलूंगी इसमें पानी भर लूं, तो भर सकते हैं क्या? नहीं, इसमें पानी का भरना पॉसिबल नहीं है, वरना वो क्या हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा आसानी से, और मेरा जो मटेरियल है वो, जो ग्लास कागज की कटोरी बनाई थी वो फट सकती है। ठीक है। इसके मेरिट्स क्या हैं, जनरली हम इसमें क्या क्या डिस्पेंस कर सकते हैं, सॉलिड्स भी डाल सकते हैं, लिक्विड सस्पेंशन डाल सकते हैं, इमल्शन डाल सकते हैं, वोलेटाइल ऑयल, सेमी सॉलिड, इन सब की डिलीवरी हम सॉफ्ट जिलेटिन में कैप्सूल्स में कर सकते हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है, जो टूटने का समय, डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है ना, वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के कंपैरिजन में फास्ट होता है। मतलब सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टाइम ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, फास्ट होता है, किसके कंपैरिजन में, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के कंपैरिजन में। और क्या, टैबलेट तो ऑब्वियस सी बात है, टैबलेट से ज्यादा जल्दी टूटेगा, लेकिन ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल से भी ज्यादा जल्दी टूटता है। ठीक है। ये भी अलग अलग साइज और शेप्स में अवेलेबल होते हैं। ठीक है। अब जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं ना, वो थोड़े से हार्ड और रफ होते हैं, तो वो ग्लूट करने में, उसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है, उसको ग्लूट करना, गटकना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं ना, उनको गटकना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है ना। थोड़ा सा इसको गटकना क्या हो जाएगा, कंपैटिबल हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के कंपैरिजन में। उसके बाद इसके डीमेरिट्स क्या बोलते हैं भाई, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, इफोवेसेंट होता है। देखो, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, जो पानी लविंग होते हैं ना, जो वाटर को अपनी तरफ खींच लेते हैं, ये उस नेचर के भी होते हैं। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मटेरियल यूज नहीं करते, इफिवेसेंट टाइप का मटेरियल यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मान लो शेल है, और शेल के अंदर मैंने हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल भर दिया, शेल तो पहले ही पानी ढूंढ रहा है डिजोल्व होने के लिए। अब उसके अंदर जो भरा हुआ मटेरियल है, वो तो और पानी से प्यार करने वाला है, वाटर लविंग है। तो जैसे ही थोड़ा सा भी वाटर मिलेगा ना, शेल तो जाएगी जाएगी, जो हमारा एक्टिव ड्रग है ना, साथ में वो भी पूरी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे मटेरियल को हम इसमें यूज नहीं करते। अब इसके बाद हम कई बार कौन कौन से ड्रग प्रोडक्ट, जो पानी वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, एक्वस प्रोडक्ट्स और कीटोन्स वगैरह, ये हम इसमें डिस्पेंस नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक नेचर के होते हैं। कीटोन्स जो है वो एसिडिक नेचर का हो जा होता है, इसकी वजह से हम इसको इसमें डिलीवर नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब ऐसे वाले ड्रग भी हम इसमें नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो कि हमारे स्टमक को क्या कर सकते हैं, इरिटेशन क्रॉस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो कि नमक है, तुमको इरिटेट तो कर रहा है,
लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में खा रहे हो ना तो पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर इकट्ठा खिला दिया जाए चम्मच भर के तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इरिटेशन होगा, वॉमिट भी हो सकती है। सेम हमारे कैप्सूल क्या करते हैं, एकदम से जाके फट जाते हैं, तो सारा सारा ड्रग एकदम से बाहर आ जाता है, तो हमारी इरिटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो हम ऐसा मटेरियल जो कि हमारे स्टमक को इरिटेशन कॉज करे, ऐसे मटेरियल हम यूज नहीं करेंगे। ये था मेरा कैप्सूल जो कि हो चुका है कंप्लीट। कोई डाउट है इसमें, किसी को कोई डाउट है? मैम कैप्सूल की बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी या माउथ मेल्टिंग टैबलेट की ज्यादा रहेगी? देखो दोनों ही अपने आप में बहुत अलग अलग चीजें हैं। कैप्सूल देखो, माउथ में जो चीज डिसॉल्व हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो चीज पहले टूट रही है उसकी बायोबिलिटी ज्यादा होगी। बायोबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो चीज सबसे पहले ब्लड में जा रही है और अपना असर दिखा रही है, पूरा अपना थेरापेटिक एक्शन शो कर रही है। ठीक है, तो जो माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स होती है ना, वो सबसे ज्यादा अपना वो शो करती हैं। वो क्या बोलते हैं, कैप्सूल से भी ज्यादा उसकी वायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि वो जब मुंह में ही डिसॉल्व हो गई, कैप्सूल को तो पेट में जाना पड़ेगा ना गटकने के बाद, फिर वहां पे वो बस्ट होगा। और जो टैबलेट मुंह में ही डिसॉल्व हो गई, सलाइवा के थ्रू डिसॉल्व हो गई, तो क्या होगा, उसकी मैम ये स्टमक बायोबिलिटी में जाने के बाद ही ज्यादा ब्लड होगी। में एब्जॉर्ब होगी ना? तो क्या? मैम कैप्सूल मुंह में मैम कब से वो हो जाएगा मैम डिजोल्व? वो तो पेट में जाने के बाद होगा मैम। वही मैं कह रही हूँ ना कि कैप्सूल का टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि उसको टैबलेट को उसको जाने में, स्टमक में जाने में टाइम लगेगा, नो नो फिर वहां पे डिसॉल्व होने में फिर। ठीक है, मैम लेकिन जो माउथ मेरे मेल्टिंग माउथ टैबलेट जो डिसॉल्विंग है। टैबलेट्स होते हैं ना, उनकी बायोबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं, मुंह में ही डिसॉल्व हो जाते हैं। कैप्सूल की कम होगी, मतलब माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स की ज्यादा होगी बायोबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो पहले ब्लड में पहुंच गए। तो ठीक ब्लड है, में जाने के लिए तो स्टमक में जाके एब्जॉर्ब हो गए। नहीं, मैंने कब बोला? मैंने बोला कि हमारे मुंह में कुछ ऐसी क्लस्टर ऑफ वेन्स पाई जाती हैं जो डायरेक्टली हमारे ब्लड से कनेक्टेड होती हैं। मैंने बोला था कि कोई पेशेंट है जिसका अगर एकदम से बीपी लो हो जाए या हाई हो जाए, तो उसके जीभ के नीचे क्या रखा जाता है, टैबलेट उसके नॉर्मल नीचे रखी कैप्सूल को जाती रख है, जीभ सकते हैं, के हाँ। नीचे। हाँ। तो मेन वहां पे क्या होता है, कभी अपनी जीभ को ऊपर करके देखना, एक नीला नीला हिस्सा दिखाई पड़ेगा तुम्हें, वो हमारी हम्म। वेन्स होती हैं। क्लस्टर ऑफ वेन्स मतलब एक गुच्छा होता है वेन्स का, जो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है, ब्लड से ब्लड। कनेक्टेड होता है। अगर जीभ के नीचे से कोई चीज एब्जॉर्ब हो रही है ना, तो वो डायरेक्टली कहाँ जा रही है, ब्लड में जा रही है। ब्लड में जाते ठीक है, तो अब हम ये भी हैं। नहीं कह सकते कि 100% बायोबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम मुंह में टेबलेट डालते हो, कुछ तो डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन कुछ कहाँ चली जाती है, पेट में। जस्ट मैम। सिस्टम में, हाँ। मुंह में कितनी देर रह पाती है, जितनी देर मुंह में रहेगी ना उतना तो डिसॉल्व हो जाएगा उसका, वो ब्लड में भी पहुंच जाएगी। और जो बची हुई है वो कहाँ पहुंच गई, स्टमक में। तो स्टमक के हम्म। थ्रू वो अपनी पूरी प्रोसेस कंप्लीट करके ही कहाँ पहुंचेगी, ब्लड में। तो हम ओके 50% बायोबिलिटी तो अचीव कर लिए, लेकिन बाकी 50% किसके थ्रू होगी, स्टमक के थ्रू। मैम। समझ गए? तो आप इसको कंपेयर ये नहीं कह सकते कि कौन फास्ट है और कौन स्लो है। हाँ, अगर पूरी की पूरी टैबलेट मुझे अगर मान लो जीप के नीचे ही रखनी थी, जो जी। पेशेंट होते हैं ना, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं जनरली, जिनको अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, टैबलेट उठा करके जीप के नीचे रख लेते हैं, इसमें पानी की भी रिक्वायरमेंट नहीं लगती। तो वो ड्रग है पूरी की पूरी कहाँ पहुंच जाती है, ब्लड में, इसलिए उसको जीप के नीचे रखा जाता है। मैम सेकंड क्वेश्चन ये था क्लियर मेरा, है? जो कैप्सूल की जो शेल होती है ये अलग अलग कलर की होती है? कई बार एक ही कैप्सूल में दो अलग अलग नहीं, कलर की शेल होती कलर है। सबके एक ही, हाँ कर लेते, होती होती है, कलर कलर वाइज प्रोड्यूस करते हैं। जिलेटिन का तो कलरलेस वो होता है अपीयरेंस, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको अट्रैक्टिव और एलिगेंस बनाने के लिए जब जिलेटिन की प्रोसेस की जाती है ना शेल बनाने के लिए, तब जी। हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज कर सकते हैं। बाकी जिलेटिन जो निकलता है, जो लेयर निकलती है ना, वो कलरलेस ही होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। उसको मतलब उसका बनाते कलर टाइम का कभी केवल तुमने वो वाली अट्रैक्शन, देखी है? कलर क्या? केवल उसको अट्रैक्शन के लिए ही देते हैं बस? अट्रैक्शन के लिए देते हैं, मतलब हमने बोला था ना कि जब हमने फार्मास्यूटिकल एड्स पढ़े थे, तो कलरिंग फ्लेवरिंग एजेंट्स जो होते हैं, ये जी जी मेन जी उसका बिल्कुल। काम करता है, जिसको अट्रैक्टिवनेस प्रोवाइड कर दे। ठीक ठीक। ठीक है, ओके थैंक यू मैम। कभी उसको देखना, जो विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं ग्रीन कलर की, इवियन कैप्सूल्स, जी जी जी। देखे होंगे तुम लोगों ने। जी जब तुम सर। उसको खाली करोगे तो उसकी जो शेल होगी ना, वो कलरलेस ही होती है, व्हाइट कलर की, ट्रांसपेरेंट कलर की होती है, उसको वो हम सॉफ्ट कलरलेस ही जिलेटिन, बोलते हैं।
ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में आएगा वो। हाँ ठीक है। जी मैम। और कोई डाउट है? नो थैंक यू मैम। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, लिक्विड प्रिपरेशंस। लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस, लिक्विड प्रिपरेशंस तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस मतलब जो सिर्फ माउथ से ली जाने वाली प्रिपरेशंस होती हैं, उसी को बोला जाता है लिक्विड प्रिपरेशंस। ये सॉल्यूशन फॉर्म में होती हैं। देखो, कोई सॉल्यूशन होगा, कोई साइरप होगी, सस्पेंशन होगा, या एलिक्सर्स होगा, या कोई भी कंसंट्रेटेड ओरल लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होंगे, ये सब क्या कहलाते हैं, तुम्हारे लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। जिसको तुम डायरेक्टली मुंह से पेट में डालोगे वो कहलाएंगे तुम्हारे लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। ठीक है ना। अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। किसके ऊपर? सॉलिड डोजेस फॉर्म्स के ऊपर। सॉलिड डोजेस फॉर्म को गटकने के बाद उसको टूटना पड़ता है, फिर डिसॉल्व होना पड़ता है। लेकिन लिक्विड क्या है, लिक्विड को टूटना तो है ही नहीं, क्योंकि लिक्विड को जाके सिर्फ क्या करना है, अपने आप को मिक्स करके डिसॉल्व भी होना है। तो एक स्टेप क्या हो गई तुम्हारी, कट हो गई। ठीक है। और दूसरा क्या है, इसको जो खाना है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है। कई पेशेंट्स कैसे होते हैं जिनको बड़ी प्रॉब्लम होती है गटकने में, तो जो लिक्विड है ना, लिक्विड डोजेस फॉर्म तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी देता है पेशेंट्स को, ताकि वो इजिली क्या कर सकें, गटक लें। तुमने देखा होगा मोस्टली छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं या न्यू बॉर्न्स बेबीज होते हैं, उनके क्या क्या प्रिपरेशन आते हैं, लिक्विड प्रिपरेशन ही आते हैं। उनको टैबलेट्स नहीं दी जाती क्योंकि बेचारे गटक ही नहीं सकते। ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, गटकना इजी होता है। ठीक है। पेडियाट्रिक्स वगैरह मतलब जो बहुत बुजुर्ग होते हैं, या फिर जो बिल्कुल न्यूबॉर्न्स बेबी होते हैं ना, जो बेचारे बिल्कुल असहाय हो जाते हैं, उनके लिए हम सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है ये, किसी भी ड्रग को अपनी बॉडी में डालने का। अब देखो, ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और अपना थेरेपेटिक एक्शन जल्दी शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसको टूटना नहीं होता है, तो सिर्फ जाकर के क्या होना होता है, डिसॉल्व होना होता है। लिक्विड को टूटने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ जाएगा और जाकर के क्या होगा, डिसॉल्व होकर के एब्जॉर्ब होगा। ठीक है। इसलिए ये जल्दी क्या हो जाता है, अपना थेरेपेटिक एक्शन थोड़ा फास्ट देता है। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। अब देखो, अगर मान लो कोई भी ड्रग प्रिसिपिटेट नेचर की है, तो उसका क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन है ना, मतलब वो जैसे ही वो जल्दी हो सॉल्यूशन जाएगी। में गए, हाँ, हम जल्दी हो जाएगी, वो जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। जल्दी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही मान लो कोई भी मटेरियल है जो मैंने जैसे ही खाया, मान लो डिस्प्रिन है, डिस्प्रिन को मैंने खाया, तो जैसे मैंने डिस्प्रिन खाई तो क्या हो जाएगी, अंदर जाकर के प्रिसिपिटेट होगी। हम्म, प्रिसिपिटेट होकर के छोटे छोटे दाने बना करके क्या हो जाएगी, छोटे छोटे क्रिस्टल्स में डिवाइड हो जाएगी। और वो जो क्रिस्टल्स रहेंगे वो स्टमक में क्या करेंगे, तुरंत एक्शन कर डिसॉल्व लेंगे। होंगे और, हाँ, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तुरंत डिसॉल्व होंगे और तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है। जो मतलब छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे जैसे हम पार्टिकल का साइज छोटा करते हैं ना, वैसे वैसे उसके घुलने की क्षमता बढ़ जाती है। मैंने तुमको एक बार एग्जांपल दिया था कि शक्कर के दाने डाल दो एक गिलास पानी में, एक चम्मच शक्कर डाल दो और उसको छोड़ दो, घुमाते रहो उसको, तो क्या होगा, धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है। हम्म, उसी जगह एक चम्मच पिसी हुई शक्कर को तुम ग्लास में डालो, उसको तुम्हें घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुरंत ही क्या हो जाएगी, डिसॉल्व, क्योंकि डिसॉल्व पार्टिकल हो साइज जाएगी। कैसा हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ पे भी फाइनल क्या होता है, प्रोडक्ट में। प्रेसिपिटेट होने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल साइज में कन्वर्ट हो जाता है और वो तुरंत क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए इसकी बायोबिलिटी बढ़ जाती है, इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और थेरेपेटिक एक्शन जल्दी मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं भाई इसके, अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ ना कुछ तो इसके नुकसान भी होंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है, अब देखो, कोई भी लिक्विड है, उसका ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा तो डिफिकल्ट होगा। हम्म, पहले के सिनेरियो में तो हम कांच की बोतल का यूज करते थे, आजकल हम प्लास्टिक की बोतल्स यूज करने लगे हैं, एम्बर कलर वगैरह। लेकिन जनरली पहले जितनी भी इन्फ्यूजन बॉटल्स आया करती थी ना, वो काई की आती थी, कांच की। किस जमाने में, हमारे मम्मी के जमाने में जो बॉटल्स रखती थी ना, वो कांच की बोतलें लगा करती थी, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का रबर लगा देता था। उस रबर क्लोजर के अंदर ही इंजेक्शन को डालते थे, इंजेक्शन निकालने के लिए या पेनिट्रेट दवाई देने के लिए। और आजकल डॉक्टर्स क्या करते हैं, बॉटल चढ़ रही है, नर्स आती है, बॉटल में कोई इंजेक्शन देके चली जाती है, क्योंकि उन्हें वो ड्रग उसमें क्या करनी होती है, मिक्स करनी होती है। तो वो जो प्लास्टिक की फाइबर की बोतल होती है उसमें इंजेक्शन आसानी से क्या हो जाता है, पेनिट्रेट हो जाता है। अब यही चीज अगर मैं किसमें करना चाहूँ, ग्लास में, तो पॉसिबल है क्या, नहीं। तो कहीं ना कहीं इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसा हो जाएगा,
थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बल्कि और हैवी हो जाता है ये। अब देखो लिक्विड है, जहां लिक्विड है वहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ क्या हो सकती है? ज्यादा हो ज्यादा सकता हो है। सकती है। क्योंकि जहां पानी है वहां पे, जहां गीलापन है, जहां मॉइस्चर है, वहां पे माइक्रोबियल के अटैक ज्यादा होती है, और सूखी चीजों में माइक्रोबियल अटैक कम लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक दिक्कत तो सबसे बड़ी ये है कि हमें इसमें प्रिजर्वेटिव्स का यूज ज्यादा करना पड़ता है। भले ही चाहे सॉलिड डोजेस फॉर्म में ना करना पड़े, लेकिन लिक्विड में तो प्रिजर्वेटिव्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है कि डॉक्टर ने बोला 1 चम्मच सुबह लेनी है, 1 चम्मच शाम लेनी है। अब तुम्हारे घर में छोटी चम्मच है, किसी के घर में बड़ी चम्मच है, तो जो डोज है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि 50 ml है तो एग्जैक्टली 50 ml ही हमारे बॉडी में जाएगा। आजकल क्या उसके ऊपर एक कैप आने लगे हैं बॉटल्स के ऊपर, कि उसमें एमएल्स लिखे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग पीना होता है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, डायरेक्टली मुंह से लगाया और एक घूंट पी के और छोड़ दिया। मैं खुद ये चीज करती हूँ। तो इससे क्या होता है, हमें प्रॉपर डोज इनकॉर्पोरेट नहीं होता। ठीक है। हम बोले ना कि डोज की एक्यूरेसी मिले, लेकिन हमें डोज की एक्यूरेसी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हम लोग उसकी जो हैंडलिंग करते हैं वो प्रॉपर नहीं करते। किसी के घर में टेबल स्पून जो होती है ना, कि भाई 1 टेबल स्पून सुबह, 1 टेबल स्पून शाम। आजकल टेबल स्पून में भी इतनी वैरायटी आती है कि कभी कभी स्पून का साइज जो होता है वो इतना बड़ा होता है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है, और कभी कभी बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हमें डोज ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट्स बढ़ जाते हैं, उनकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड है तो हम इसमें फ्लेवर आएगा कि भाई पाइनएप्पल या चेरी फ्लेवर की हमारी जो सिरप है उसको हम आसानी से पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छा फ्लेवर आ रहा है, बच्चे भी आसानी से पी सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट थोड़ी सी सॉलिड डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि ज्यादा। इसमें नए इंग्रेडिएंट्स हमें अब ऐड करने पड़ेंगे, प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करने पड़ेंगे, कलरिंग एजेंट भी यूज करने पड़ेंगे, फ्लेवरिंग भी यूज करने पड़ेंगे, और स्वीटनिंग भी यूज करने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ये वाली चीजें ऐड करके भी हमारी कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है। और उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन क्या बोलता है। क्लासिफिकेशन लिक्विड है, लिक्विड को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक मोनोफेसिक और दूसरा बाइफेसिक। मोनोफेसिक का मतलब क्या होता है, जो सिंगल फेस होते हैं, या तो एक्वस होगा या नॉन एक्वस होगा, मतलब जिसमें वाटर होगा और जिसमें वाटर नहीं होगा, ऑयल्स वगैरह होंगे। ठीक है। उसके बाद बाइफेसिक्स में कौन से होते हैं, बाइफेसिक का मतलब जिसमें 2 फेस होते हैं, 2 फेसों को एक साथ मिला करके एक चीज बनाई जाती है, जैसे कि इमल्शन और सस्पेंशन। इमल्शन क्या हो गया भाई, 2 फेज है, एक लिक्विड है, एक, होते दोनों वाटर। लिक्विड है, एक हमारा वाटर सॉल्युबल है और एक ऑयल सॉल्युबल है। अब मैंने यहाँ पे एक तेल ले लिया और एक पानी ले लिया, अब दोनों को मिक्स करना है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम वो इसमें तो एक इमल्सन हो जाएगा ना इमल्सिफाइंग मैम। एजेंट, क्या, मैम वाटर और जो ऑयल है वो इमल्सन हो जाएगा ना। इमल्शन हो जाएगा। तो हाँ। इमल्शन बनाने के लिए हमें पानी और तेल को मिक्स कराना रहेगा एक साथ। लेकिन वो कैसे पॉसिबल है, इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से, जैसे कि ट्रैगाकांत, अगार अगार, ये सब क्या होते हैं, गम होती हैं, जिसको हम क्या करते हैं, एक मीडियम के थ्रू यूज करते हैं, मतलब एज अ मीडियम यूज करते हैं दोनों को मिलवाने के लिए। इसकी सहायता से वाटर और ऑयल दोनों मिलकर के एक प्रॉपर सॉल्यूशन बना करके रेडी हो जाते हैं। तो हमने क्या बोला, मोनोफेसिक मतलब जिसमें एक फेज होता है, बाईफेसिक मतलब जिसमें 2 फेज होते हैं, इसमें एक ऑयल फेज था और एक वाटर फेज था, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, इमल्शन। सस्पेंशन में क्या होता है, किसी लिक्विड, किसी सॉलिड को किसी लिक्विड के अंदर डिस्पेंस कराया जाता है, तो वो बन जाता है क्या, सस्पेंशन। मतलब मान लो कि कोई सॉलिड ड्रग है, उसको लिक्विड में क्या करना है, मिक्स करना है, डिस्पेंस करवाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, सस्पेंडिंग एजेंट का यूज करेंगे। मैंने उस दिन बताया था कि कोई भी ड्रग है उसमें पार्टिकल्स जो है ड्रग के छोटे छोटे हैं, अगर वो ऐसे सीधी रखी रही बोतल 1 महीने तक, तो सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे, केक बना लेंगे, नीचे बैठ करके जम जाएंगे। तो वो चीज ना हो तो उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट्स। तो वो सस्पेंडिंग एजेंट क्या करेंगे, ड्रग को नीचे जमीन में बैठने नहीं देंगे। और हमेशा डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि सिरप को हमेशा पहले शेक करो उसके बाद यूज करो। तो शेक क्यों किया जाता है, कि जो भी उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नीचे बैठ गए हैं वो प्रॉपरली क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, और जब तुम पियो तो तुमको एक्चुअल में सब चीजें आसानी से स्टमक मतलब तुम्हारी बॉडी में जाए। वरना तुमने अगर शेक नहीं किया तो ड्रग धीरे धीरे नीचे बैठ गई, ऊपर क्या बचा, पानी पानी, और तुमने पानी पी लिया तो तुमको ड्रग का इफेक्ट मिलेगा क्या,
बहुत कम मिलेगा, जो थोड़ी बहुत होगी ना वो मिलेगी, बाकी सब कहाँ हो गई, नीचे बैठ गई। तो हमेशा उसको शेक करना चाहिए पीने से पहले। उसका रीजन क्या होता है, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन में एक्वस कौन कौन से हो गए, जो हम इंटरनली यूज करते हैं, बॉडी के अंदर डालते हैं। ठीक है, और नॉन एक्वस मतलब जो बॉडी के बाहर यूज करते हैं। देखो, सिरप क्या होते हैं, हम पीते हैं, एलिक्सर्स भी हम पीते हैं, ड्रॉप्स भी हम पीते हैं, तो ये क्या हो गए, इंटरनल। एक्वस वाले जो मटेरियल है वो इंटरनल है, जो बॉडी के अंदर डाले जाते हैं। नॉन एक्वस मतलब जो बॉडी के बाहर अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि लोशन। लोशन में भी वाटर कंटेंट होता है, तभी वो तुम्हारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराता है, मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है। माउथ वॉश डॉक्टर करने के लिए बोलते हैं ताकि मुंह से स्मेल ना आए। तो तुमने एक दो चार ड्रॉप पानी में डाली और उसको मुंह में रख के थोड़ी देर कुल्ला करना है और फिर थूक देना है, गटकना नहीं है, थूक देना है। तो ये क्या काम था। अब आई ड्रॉप और ईयर ड्रॉप्स होती है, उनको खाना नहीं है, आंखों में डालना है और कानों में डालना है। तो ये क्या होता है, आंसू के फॉर्म में बह जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे होते हैं, नॉन एक्वस एक्सटर्नली अप्लाई होते हैं और एक्वस इंटरनली अप्लाई होते हैं। अब मोनोफेसिक की बात करते हैं, तो भाई मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स क्या होते हैं, मैंने पहले ही बताया, जिसमें सिंगल फेज होता है वो कहलाता है मेरा मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जिसमें एक ही लेयर होती है। और अगर तुम्हारा सॉलिड डोजेस, सॉरी, बाईफेसिक है, तो बाईफेसिक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जिसमें दो फेज है, एक ऑयल है और एक वाटर है, दोनों को आपस में मिक्स किया, या तो एक लिक्विड है या तो एक सॉलिड है, दोनों को आपस में मिक्स करा दिया। ये क्या हो गया तुम्हारे बायफेसिक। अभी हम बात कर रहे हैं मोनोफेसिक की, जिसमें सिर्फ सिंगल फेज अवेलेबल होता है, वो कहलाता है मेरा मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। अब देखो भाई, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन मतलब कि जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स या मटेरियल्स को किसी भी एक बेसिक मीडियम में मिलाया जाता है, मिक्स करा जाता है, और वो क्या मिलके बन के रेडी हो गया, सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, एक गिलास पानी ले लो, एक चम्मच शक्कर डाल लो, एक चम्मच नमक डाल लो, और दोनों को मिक्स कर लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या बन के रेडी हो गया, मेरा एक सॉल्यूशन। अब इसमें दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, वो कहलाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें दो फेज होते हैं, एक सॉल्वेंट फेज और एक सॉल्यूट फेज। सॉल्वेंट फेज मतलब जिसमें हमको मिलाना है चीजें, और सॉल्यूट मतलब जो मटेरियल हमको उसमें मिलाना है। अब कंफ्यूजन हुई सुनने में, देखो इसका एग्जांपल। सॉल्वेंट मतलब जिसमें मुझको क्या करना है, मिलाना है। तो एक गिलास पानी ले लिया, पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। मतलब इसके अंदर मुझे अब बाकी की चीजें क्या करनी है, मिलानी है। अब इसमें क्या मिलाना है, नमक और शक्कर, तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। जो मटेरियल हमको इसमें मिक्स करना है वो मटेरियल कहलाएगा मेरा सॉल्यूट, और जिसमें मिलाना है वो कहलाएगा मेरा सॉल्वेंट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं भैया इसके, देखो, कोई भी फॉर्मुलेशन है या किसी भी फेस में है, ठीक है, ये क्लियर बात है कि जो भी चीज आपने इसमें मिक्स की है वो क्या हो जाएगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, नमक और शक्कर अगर तुमने मिलाया है, मिक्स किया है, तो ये क्या बन गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसका, ये प्रॉपरली क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब इसमें बराबर बराबर मात्रा में बट गए। अब तुम एक चम्मच पियो, तुम्हें सेम टेस्ट आएगा, फिर तुमने दूसरी चम्मच पी, सेम टेस्ट आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ड्रग है वो इक्वली क्या हो चुकी है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है सबके पास, हर हर एक मॉलिक्यूल के पास इक्वल इक्वल डिवीजन हो गया। तो ऐसा नहीं कि पहली चम्मच पियोगे तो ज्यादा मीठा आएगा, दूसरी पियोगे तो ज्यादा खारा आएगा, नहीं, क्या हो गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखो, ऐसी प्रिपरेशन हमेशा स्टेबल रहती है उनकी एक्सपायरी डेट के पहले। अब कोई भी ड्रग, जब कोई भी सिरप खरीद के लाते हो तो उसके पीछे एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। मतलब हम ये कहते हैं कि मैंने इसके अंदर जो भी प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाले हैं, उसकी जो क्षमता है वो सिर्फ एक साल तक ही है। एक साल के बाद भी कई लोग, एक्सपायरी निकलने के एक दो महीने बाद भी हम ड्रग खा लेते हैं, सिरप पी लेते हैं, या थोड़ी सी बची है खत्म कर देते हैं। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो प्रिजर्वेटिव है ना, उसकी काम करने की क्षमता एक साल तक थी, एक साल के बाद वो कैसा हो गया, बुजुर्ग होने लगा, उसकी काम करने की क्षमता जो है वो कम होने लगी। ऐसे में अगर कोई माइक्रोबियल अटैक होता है ना, तो वो उससे लड़ेगा तो सही, लेकिन अब उसमें ताकत इतनी नहीं बची कि वो उससे प्रॉपर जीत ही जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट को कई लोग क्या करते हैं,
अरे पिछले महीने तो एक्सपायर हुई है, अभी तो 1 महीना ही हुआ है एक्सपायर हुए। उसमें 30 मार्च की एक्सपायरी थी, आज तो 2 ही तारीख ही है, आज तो 1 अप्रैल ही है, आज तो 2 अप्रैल ही है, समझ रहे हो कहने का मतलब। अभी 2 ही दिन तो हुए हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्सपायरी का मतलब ये नहीं कि खराब ही हो गई, खराब नहीं हो गई, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो भी ड्रग्स है ना, उसके काम करने की क्षमता अब धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और एक टाइम पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है इस वाले जो भी प्रोडक्ट होते हैं, इनकी जो एक्सपायरी जो डेट होती है ना, उसके पहले ये कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका कोई भी इरिटेशन या कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर जो भी एडिटिव्स यूज करते हैं, वो कैसे होते हैं, सुटेबल होते हैं, किसके लिए, पेशेंट्स के लिए, और पेशेंट्स की कंपाइलेंस के लिए, कंप्लायंस के लिए, ठीक है। अगर मैंने इसके अंदर कलरिंग एजेंट यूज किया है तो वो पेशेंट को अच्छा लगेगा, वाह ऑरेंज फ्लेवर तो मुझे पसंद है, ऑरेंज कलर मुझे अच्छा लगता है, इसमें फ्लेवर भी ऑरेंज है, वाह, फिर तो ये आसानी से पी जा सकती है। कई बार तो बच्चे जिद करते हैं कि नहीं स्ट्रॉबेरी वाली सिरप पिलाओ, बीमार नहीं है लेकिन फिर भी उनको उनका टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए पिलाओ, ठीक है। तो ये हमारे पेशेंट के कंप्लायंस के लिए हम ये सुटेबल एडिटिव्स ऐड करते हैं, यूज करते हैं। जब हम स्टोर करते हैं ना इस टाइप के सॉल्यूशंस को, ये प्रेसिपिटेट नहीं होते या किसी भी प्रकार का डिस्कलरेशन नहीं होता है। डिस्कलरेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि रखे रखे कलर जो है वो ऊपर रह गया, मटेरियल नीचे बैठ गया, या कलर नीचे बैठ गया या ऊपर रह गया, मतलब कलरेशन मतलब पूरा लिक्विड एक सा कलरफुल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आधा कलर दूसरा रह गया, पानी पानी रह गया, आधा कलर, मतलब कलर जो है वो सेपरेट नहीं होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ठीक है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये इसकी खूबियां हैं। अब इसमें इसके फायदे क्या क्या हैं, इसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा, ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड है तो लिक्विड का एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। ये आसानी से गटका जाता है, टैबलेट सॉलिड डोजेस फॉर्म को गटकने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन जो लिक्विड होते हैं वो आसानी से गटक लिए जाते हैं। होमोजेनियस सिस्टम होता है, इसलिए जो भी इसमें चीजें इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। दूसरी बात क्या बोलते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डैमेज या कोई भी इरिटेशन नहीं होता हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, ठीक है। जो खाते हो तो फूड पाइप से लेके स्टमक से लेके डाइजेशन से लेकर के जो सिस्टम होता है तुम्हारा, वो क्या कहलाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इस ट्रैक को किसी भी प्रकार से कोई भी हानि नहीं पहुंचती, जबकि कैप्सूल में क्या बताया था, एकदम से पूरा मटेरियल बाहर आ गया तो हमारे स्टमक में इरिटेशन कॉज हो सकता बराबर। है, तो यहाँ पे वो चीज नहीं होगी, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, भाई लिक्विड है तो लिक्विड का ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। कई बार पीते पीते सिरप, बच्चों को सिरप पिला रहे हैं पहली बार, बच्चों को टेस्ट नहीं पता, लेकिन अपन जबरदस्ती कर रहे हैं तो कई बार सिरप फैल भी जाती है, ठीक है। लेकिन टैबलेट गिर भी जाएगी तो वेस्ट नहीं होती, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या होता है, पूरा का पूरा मटेरियल अगर कंटेनर फट गया तो पूरी की पूरी ड्रग कैसी हो सकती है, वेस्ट हो सकती है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है ना, वो टैबलेट और कैप्सूल के कंपैरिजन में कम होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वाटर लिक्विड प्रिपरेशन है तो कहीं ना कहीं माइक्रोबियल अटैक ज्यादा होने के चांसेस है। लेकिन सॉलिड और लिक्विड कैसे, सॉलिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ड्राई स्टेट्स में होते हैं, इसलिए इनकी शेल्फ लाइफ लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, ठीक है। अब जो इसकी स्टेबिलिटी होती है ना, वो सॉलिड के कंपैरिजन में ऑब्वियस सी बातें कम है, पानी को ज्यादा दिन स्टोर नहीं करा जा सकता। लेकिन सॉलिड चीजों को, आटे को ज्यादा दिन, घर में सूखा आटा होता है जिसकी रोटी बनाते हो, उसको तो तुम महीने महीने भर स्टोर कर सकते हो। ये मान लो कि तुम रहने वाले हो, दीपावली आ गई तो सारा का सारा रूम पैक करके अपने घर चले गए, 1 महीने बाद आके जब खोला तो देखा तो आटा तो वहीं के वहीं सही था, लेकिन जो पानी छोड़ के कहते हैं मटकी में, उसमें क्या पड़ जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, इल्लियां टाइप की पड़ जाती हैं, उसमें पानी बहुत गंदा हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता। तो लिक्विड की जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है किसके कंपैरिजन में, सॉलिड और ड्राई के कंपैरिजन में, ठीक है। अब जो डोज एक्यूरेसी होती है वो लेस होती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। डोज एक्यूरेसी लेस क्यों होती है भाई, ऑब्वियस सी बात है, किसी के घर में छोटी चम्मच है, किसी के घर में बड़ी चम्मच है, हमने कप दे दिया भैया इसीलिए कि भाई कप से नापो, कप को बराबर नापने के पे बराबर मिल जाएगी, तो भी लोग बाग क्या करते हैं, डायरेक्टली मुंह से पी लेते हैं। जैसे कि मैं नहीं ढक्कन यूज करती कि भाई पहले ढक्कन को यूज करो फिर उसके बाद उसको धोते बैठो,
कई बार नींदों में मन नहीं होता धोने का, वो रखा रहता है, खराब हो जाता है। इससे अच्छा है कि डायरेक्टली ढक्कन खोलो, शेक करो, पियो और बंद करके रख दो। तो ये वाली चीज हम करते हैं। तो इसमें कई बार क्या होता है, एक प्रॉपर एक डोज हमें नहीं मिलता। ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया लिक्विड डोजेस फॉर्म, मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। बताओ किसी को दिक्कत है इसमें? ओरल सॉल्यूशंस जो भी होते हैं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस चीज में? हम सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एक बार थोड़ा रिपीट कर दो। सॉल्वेंट और सोल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का देखो डिफरेंस कैसे होता है। एक फेज सॉल्वेंट होता है, एक फेज सॉल्यूट होता है। अब एक ग्लास पानी है, पानी क्या हो गया, जिसमें मुझे चीजों को घोलना है, वो कहलाएगा मेरा सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसके अंदर जो जो चीजें मैं डालूंगी घोलने के लिए, वो सारी चीजें कहलाएंगी सॉल्यूट। समझ में आया? इसकी एक चीज याद कर लो दोनों में से, या तो सॉल्वेंट याद कर लो या सॉल्यूट याद कर लो। अच्छा। सबसे बेस्ट है सॉल्वेंट याद कर लो। सॉल्वेंट मतलब जिसमें मुझे सारी चीजें मिलानी है, वो कहलाएगा मेरा सॉल्वेंट। मतलब एक गिलास पानी लिया है ना, तो वो पानी क्या है, मेरा सॉल्वेंट है। अब इसमें मैं जो भी मिलाऊंगी वो सब क्या कहलाएगा, सोल्यूट। सॉल्यूट। ठीक ठीक है है, मैडम। अब हम ठीक। दूसरी आते हैं मोनोफेसिक में, सिरप। सिरप क्या होती है भैया, सबको पता है। एक तरीके से जो सुक्रोज होता है ना, उसको हम प्यूरिफायर वाटर के साथ मिला के एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें मेरी शुगर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 66% वेट बाय वेट होता है। उसको हम बोलते हैं सिंपल सिरप। ठीक है, मतलब एक तरीके से सुक्रोज क्या है, जनरली तुम्हारी शुगर का एक फॉर्म है, तो जनरली एक सुक्रोज है। सुक्रोज का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है। सैचुरेटेड का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि उसमें अब घुलने की क्षमता नहीं है, जब तक तुम उसे गर्म नहीं करोगे। बिना गर्म करे अब उसमें कुछ भी घुल नहीं सकता। जितना भी तुम्हें घुलना था वो घुल चुका, लेकिन जैसे ही अब तुम उसे गर्म करोगे ना, तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है ना, वो बढ़ जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, तो और उसमें मटेरियल घुल सकता है। लेकिन अगर उसको गर्म नहीं करोगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे उसमें अब कुछ भी डिसॉल्व नहीं होगा। वो कहलाता है सैचुरेटेड। मतलब मैं हूँ, पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते थक गई, मुझे हो गए 4 घंटे, अब मुझ में क्षमता नहीं है कि मैं और पढूं। ठीक है, लेकिन मान लो अगर सामने कोई टीचर आ गया और डंडा लेके खड़ा हो गया, और उसने एक आध डंडा मेरे में मार दिया, तो मेरी कैपेसिटी क्या हो गई, याद करने की बढ़ गई, कि भैया अभी दोबारा पिटने से अच्छा है कि पढ़ लूं। माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया पिटने के बाद, तो मैंने एक दो चैप्टर और एक्स्ट्रा पढ़ लिए। लेकिन मेरी क्षमता कितनी थी, सैचुरेटेड, चार। मतलब बिना मार खाए जितना पढ़ सकती थी पढ़ लिया, अब इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकती। ठीक है, वो हो गया सैचुरेटेड। इसमें जो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन होता है कोई सिंपल सिरप में कितना होता है, 66% वेट बाय वेट। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन क्या होता है इसका। सबसे पहली होती है सिंपल सिरप। सिंपल सिरप क्या होता है, सिर्फ एक सुक्रोज का सॉल्यूशन होता है, जो एक सिंपली क्या करते हैं, वाटर या किसी भी मिक्सचर के साथ हम उसको क्या करते हैं, मिला करके तैयार कर लेते हैं। ठीक है, और उसमें कोई भी एक आध एक्टिव इंग्रेडिएंट डालना हो तो डाल लो, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन बेस तैयार हो गया। जिंजर सिरप, ऑरेंज सिरप, लेमन सिरप, ये सब क्या हो गए, सिंपल सिरप के फॉर्मुलेशन हो गए। इसमें कोई भी एक्टिव ड्रग नहीं है, सिर्फ बेस तैयार हुआ है। दूसरा क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे की जाती है, सुक्रोज लिया, थोड़ा सा प्यूरिफाइड वाटर लिया, उसको उसमें मिक्स किया। ठीक है, हल्का सा टेम्परेचर दे करके सुक्रोज को उसमें क्या करा दिया, डिसॉल्व करा दिया। उसके बाद जब वो ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद हमने उसको फिल्टर कर लिया, या फिर उसके अंदर वाटर डाल करके उसका वॉल्यूम मेकअप कर दिया। ठीक है, अब तुम देखो घर में शरबत बनाते हो तो तुम क्या करते हो, वॉल्यूम मेकअप का मतलब क्या होता है। घर में तुम्हारे कोई मेहमान आए, तुम्हें शिकंजी बनानी है, तुम्हें एक जग भर के शिकंजी बनानी है, तो तुम क्या करोगे, पूरी एक जग में शक्कर डाल के घोलने बैठ जाओगे? नहीं, हम क्या करते हैं, एक गिलास पानी ले लेते हैं, उसमें सारी शक्कर डाल के क्या करते हैं, घोल लेते हैं। ठीक है, जब पूरी शक्कर घुल जाती है, उसके बाद उसमें और सारा पानी, पूरा जग भर के पानी डाल देते हैं, जग पूरा फुल हो जाए इतना पानी डालते हैं। होता है ये चीज, ये कहलाता है वॉल्यूम मेकअप। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है 4 गिलास शिकंजी बनानी है तो 4 गिलास पानी लेकर के उसमें शक्कर को घोला जाए। हम क्या करते हैं, 4 गिलास पानी निकाल के रख लेते हैं, आधा गिलास पानी लेके पहले शक्कर को पूरा डिसॉल्व कर लेते हैं, ताकि छोटी चम्मच से भी आसानी से वो घूम जाए। उसके बाद जब शक्कर घुल जाती है तो सारा का सारा 3.5 गिलास पानी भी उसमें डाल करके
जग को पूरा फुल कर लेते हैं और उसके ऊपर से नींबू निचोड़ देते हैं, यही करते हैं। यही कहलाता है वॉल्यूम मेकअप। ठीक है। मेडिकेटेड थेरेपेटिक एजेंट्स क्या होते हैं? अब सिरप बन के रेडी हो गई, अब सिरप के अंदर हम कोई एक्टिव ड्रग डालेंगे जिसका हमको यूज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्लोरफेनारामीन, मेलिएट सिरप, इसके अंदर एक्टिव ड्रग क्या हो गया? क्लोरोफिला क्या बोलते हैं, क्लोरोफेन। क्लोरफेनारामीन। ठीक है। दूसरा हो गया मेरा एफिड्रिन। एफिड्रिन क्या है? एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। एफिड्रिन सल्फेट में डाल दिया तो वो कौन सी ड्रग सिरप बन गई? एफिड्रिन सल्फेट सिरप। ठीक है। ये अलग अलग हम एक्टिव इंग्रेडिएंट डालते जाएंगे हमारे बेस में, और हमारी जो फ्लेवर जो सिरप है वो रेडी हो जाएगी। आप अलग अलग फ्लेवर प्रोवाइड कराएंगे, अलग अलग कलरिंग एजेंट्स प्रोवाइड कराएंगे ताकि उसको अच्छा सा टेस्ट मिले, अच्छा सा खुशबू अच्छी आए, फ्लेवर उसका अच्छा है। ठीक है। और अच्छी खुशबू के लिए एरोमेटिक एजेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, या तो फ्लेवर्ड एजेंट से काम हो जाता है। एरोमेटिक और फ्लेवर्ड एजेंट लगभग लगभग सेम होते हैं। आप फ्लेवर एजेंट में अगर रोज का फ्लेवरिंग एजेंट डालोगे तो रोज की खुशबू ही आएगी, ना कि उसमें चमेली की खुशबू आएगी। ठीक है। इसमें जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं ना, उसमें कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, ये सिर्फ अपना कलर प्रदान करेंगे, अपना फ्लेवर प्रदान करेंगे और बॉडी से एज इट इज निकल जाएंगे। इसमें दर्द को ठीक करने की कोई क्षमता नहीं होती। अब जो प्रिपरेशन होती है वो दो तरीके से होती है, एक हॉट प्रोसेस से बनाई जाती है और एक कोल्ड प्रोसेस से बनाई जाती है। हॉट प्रोसेस मैंने बताई, थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, मान लो कि मुझे 20 ml सिरप बनानी है, तो मैंने 5 ml लिक्विड लिया, उसके अंदर सुक्रोज को डाला और डिसॉल्व किया। अगर वो प्रॉपर डिसॉल्व नहीं हो रही तो हल्का सा क्या किया, हीट दिया, वो डिसॉल्व हो गई। उसके बाद मैंने उसको बाकी का जो 15 ml पानी था वो मिला दिया। अब टोटल कितना हो गया? 20 ml। उसके बाद उसको फिल्टर कर लिया। अब उसमें जो भी फ्लेवरिंग कलरिंग एजेंट डालने हैं वो डाल दो। वो कौन सी प्रोसेस हो गई? हॉट प्रोसेस। उसके बाद तुम्हें याद हो तो मैंने एक क्लास में एक कोन शेप का एक डायग्राम दिखाया था, फनल टाइप का, जिसको मैंने परकोलेटर नाम बताया था। जिसमें ठीक है। उस ले लगी हुई थी परकोलेटर में, already। हाँ, ऊपर से ढक्कन लगा रहता है, ढक्कन को खोलो, सबसे नीचे एक कॉटन मैम वो फिल्टर ग्लास का लगा बना के, हुआ, ग्लास का बना हुआ होता है ना मैडम जो आप बता रहे वो स्टील का बना रहता है, ग्लास का भी बना रहता है, अलग अलग हैं। परकोलेटर बोलते हैं उसको। जो हम्म। इंस्ट्रूमेंट होता है ना उसका नाम होता है परकोलेटर, और जो पूरी प्रोसेस बनती है ना उसमें, उस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है जिससे उसमें सिरप बनाई जाती है, वो कहलाती है परकोलेशन मेथड। इसको हम बोलते हैं कोल्ड प्रोसेस मेथड, क्योंकि इसमें हीट का यूज नहीं होता। इसमें तो हम सेटअप लगाते हैं, नीचे कंटेनर रखते हैं, ड्रॉप ड्रॉप करके ड्रग निकलती रहती है, और उसके बाद हम उसको लंबे टाइम के लिए छोड़ देते हैं। उसके एक लंबे टाइम के बाद हम आकर के चेक करते हैं कि पूरी की पूरी ड्रग उसमें से निकल गई है या नहीं। ठीक है। वो कहलाएगी मेरी परकोलेशन मेथड। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है मेरा? एलिक्सर्स। ठीक है। थर्ड वन क्या है मेरा? सबसे पहले मैंने पढ़ा मोनोफेसिक, बाकी से बाइफेसिक, उसके बाद हमने पढ़ा सिरप्स। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद सिरप, सिरप के बाद हम पढ़ रहे हैं अब एलिक्सर्स। ठीक है। सैचुरेटेड मत हो जाना क्योंकि सब आपस में थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, वरना सारी खिचड़ी पका लोगे आप। क्लियर है? चलो अब मैं एलिक्सर्स पढ़ाती हूँ। एलिक्सर्स क्या होते हैं? ये भी सिरप जैसे दिखने वाले सॉल्यूशंस ही होते हैं। ठीक है। कैलिस कैसे होते हैं? क्लियर सॉल्यूशन होता है, स्वीट होता है, एरोमेटिक मतलब उसमें से फ्लेवर की खुशबू भी आती है। लेकिन हम इसमें कौन से मटेरियल यूज करते हैं? हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड्स यूज करते हैं। ठीक है। एक्वस की जगह हमने क्या यूज किया? हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड। ठीक है। अब देखो, सिरप कैसी होती है? अच्छी गाढ़ी होती है, मीठी मीठी होती है, उसमें क्या डलता है? सुक्रोज डलता है। लेकिन जो एलिक्सर्स होते हैं ना, वो कम मीठे होते हैं, थोड़े कम विस्कस होते हैं। विस्कस मतलब उनका गाढ़ापन भी कम होता है, मिठास भी कम होती है। क्यों? क्योंकि हम इसमें सुक्रोज का यूज नहीं करते। ठीक है। ये क्लियर प्रिपरेशंस होती हैं, और जो ड्रग होता है ना, वो हम उसको क्या करते हैं? लिक्विड फॉर्म में बॉडी में एडमिनिस्टर करा देते हैं। ये एलिक्सर्स हैं। एलिक्सर्स और सिरप में क्या डिफरेंस हो गया कि एलिक्सर्स जो है वो कम गाढ़े होते हैं, सिरप ज्यादा गाढ़ी होती हैं। एलिक्सर्स में शुगर का यूज नहीं करते, लेकिन सिरप में हम सुक्रोज का यूज करते हैं, लेकिन एलिक्सर्स में सुक्रोज का यूज नहीं करते। ठीक है। और ये कैसे होते हैं? एलिक्सर्स क्लियर सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन जो मेरी सिरप्स होती हैं वो थोड़ी गाढ़ी होती हैं, इसलिए एकदम क्लियर नहीं हो पाती हैं। ठीक है।
क्लासिफिकेशन कैसा होता है, एक होता है नॉन मेडिकेटेड, एक होता है मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड मतलब जिसका हमें कोई भी थेरापेटिक एक्शन नहीं मिलना, ये सिर्फ कैसे होता है, फ्लेवरिंग वेहिकल्स, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था सिंपल सिरप, वैसे ही नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स दोनों एक जैसे होते हैं, जिसमें थेरेपेटिक एजेंट नहीं है, लेकिन उसका बेस बन के क्या हो गया है, रेडी हो गया है। इसमें हमने क्या नहीं डाला, मेडिकामेंट, मतलब कोई भी दवाई अभी हमने इसके अंदर डाली नहीं है। इसमें क्या नहीं डाले, फ्लेवरिंग वेहिकल्स नहीं डाले। इसमें हमने क्या करा, सिर्फ जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन था ना, उसको ही हमने सब क्या करके रखा है, जैसे कि देखो एरोमेटिक एलिक्सर्स हो गए, आइसो अल्कोहलिक एलिक्सर्स हो गए, ये सब कैसे होते हैं, इसके अंदर कोई भी ड्रग अभी नहीं है, ये सिर्फ बेस बन के रेडी हो गया। अब अगर मैं इसके अंदर कोई भी मेडिसिनल एजेंट डाल दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देगा। ये मैंने ऊपर जो है बेस बना लिया नॉन मेडिकेटेड, अब इसमें कोई भी थेरेपेटिक एजेंट है, पैरासीटामोल डाल दी या आइबुप्रोफेन डाल दी फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी ड्रग डाल दी, तो अब क्या हो जाएगा, ये मेडिकेटेड बन गया। अब इसका हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉपर यूज, जैसे कि एग्जांपल पाइपराजिन सिट्रेट, ये एक एलिक्सर है, उसका नाम है, ठीक है। दूसरा क्या है, टर्पाइन हाइड्रेट एलिक्सर, ये अब कैसे हो गए, इसके अंदर मैंने पाइपराजिन ऐड कर दिया, तो ये पाइपराजिन सिट्रेट एलिक्सर बन गया। इसमें टर्पिन हाइड्रेट ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, टर्पिन हाइड्रेट एलिक्सर। किसमें, इस नॉन मेडिकामेंट में, इसका आधार बना लिया, बेस बना लिया। अब इस बेस में फॉर एग्जांपल, अब मैंने तुमको बोला शिकंजी बनाओ और वो बनाओ, रसना बनाओ, तो क्या करोगे, सबसे पहले शक्कर तो घोलोगे ही ना पानी में, पानी में शक्कर घोल के सिरप बना के रख लिया। अब जिसको 4 ग्लास बनाना है, 2 ग्लास को पी, 2 ग्लास तुमको ऑरेंज बनाना है और 2 ग्लास तुमको शिकंजी बनानी है, तो 2 ग्लास पानी में क्या करोगे, शिकंजी डाल दोगे, नींबू डाल दोगे, और 2 ग्लास पानी में क्या डाल दोगे, रसना के पाउच डाल दोगे। लेकिन जो तुम्हारा सिरप का बेस था ना, जो जिसमें शक्कर घोल के रखी थी, नहीं समझे, दोनों के लिए सेम ही 20 रहेगा ml, ना? 20 ml बना, एक जग भर के बनानी थी, एक जग में 4 ग्लास पानी आता है, ठीक है। तुमने क्या करा, आधा ग्लास पानी में शक्कर को घोल के रेडी कर लिया, बोलो हाँ। अब हाँ। हमने क्या करा, पूरे 4 ग्लास पानी डाल दिया किसमें, जग में। अब पूरा एक जग मीठा हो गया, नहीं समझ आया, समझ में आ रहा है, मैडम बताओ तो। ठीक है। यहाँ पे शिकंजी बन, 1 ग्लास मतलब एक जग पानी रेडी हो गया। अब इसमें कुछ भी डाला है क्या, नहीं। अभी पियोगे तो कैसा लगेगा, सिरप बेस ही है ना। अब मैंने क्या करा, चारों ग्लासों में इसको भर दिया, 4 ग्लास फुल हो गए। अब 2 ग्लास में मैंने क्या निचोड़ दिया, नींबू, तो ये क्या बन गया, शिकंजी। 2 ग्लास जो पानी सादा रखा हुआ है, उसमें मैंने क्या डाल दिया, रसना के पाउच, और उसको चम्मच से मिक्स कर दिया, तो क्या हो गया, 2 ग्लास शिकंजी, 2 ग्लास रसना। कैसे बने, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्या रेडी था, सिरप का बेस, ठीक। ठीक है। तो यहाँ पे नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर मतलब बेस तैयार है, अब इस बेस में तुम कुछ भी डालते जाओ, एक्सीडेंट्स डाल वो सकते हैं उस मैडम। हाँ, वो उस एक्टिविटी का बनता जाएगा। अगर तुमने पाइपराजिन सिट्रेट डाल दिया, तो वो पाइपराजिन सिट्रेट का एलिक्सर बन गया। अगर तुमने टर्पिन हाइड्रेट डाल दिया, तो वो टर्पिन हाइड्रेट का एलिक्सर बन गया। क्लियर है। नेक्स्ट आता है इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसी होती है, सिंपल डिसोल्यूशन मेथड होती है। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी दो लिक्विड को क्या करेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे मिक्स करके, ठीक है। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हमने ले लिए और सबको मैं आपस में मिलके क्या बना लिया। अब मान लो कि मैंने तुमको बोला है ORS सॉल्यूशन बनाओ, तो क्या करोगे, नमक भी डाल दिया, शक्कर भी डाल दिया, थोड़ा सा मैग्नीशियम भी डाल दिया, और आपस में चम्मच से उसको मिला दिया, तो ये क्या बन गया, एक मिक्सचर बन के रेडी हो गया सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम एक कोई भी दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को मिला करके एक मिक्सचर बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें धीरे धीरे क्या डिसॉल्व करेंगे, इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे, ठीक है। वाटर को हमने क्या यूज किया, एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट। देखो, कई वाटर में बनती है प्रिपरेशन, कई प्रिपरेशन अल्कोहल में बनती हैं। यहाँ पे मैंने अगर वाटर में बनानी है तो वाटर बेस लेंगे, और अगर अल्कोहल में बनानी है तो अल्कोहल बेस लेंगे। क्लियर है। हमेशा हम कौन सा यूज करते हैं, वाटर बेस, मतलब ज्यादातर हम एक्वा सॉल्यूशंस बनाते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन।
ताकि उसको क्या मिल जाए, स्ट्रेंथ मिल जाए। कई बार प्लेन सॉल्यूशंस भी रहते हैं, सिर्फ पानी का सॉल्यूशन रहेगा, कई बार सिर्फ अल्कोहल का रहेगा, कई बार इसको हम क्या कर देते हैं, मिक्स करा देते हैं, जिससे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। थोड़ा सा मिक्सचर वाटर का और थोड़ा सा मिक्सचर, थोड़ा सा सैंपल वाटर का और थोड़ा सा सैंपल अल्कोहल का, और दोनों को आपस में मिक्स करके क्या बनवा दिया, एक नया इंग्रेडिएंट, जिसमें कि वो क्या हो सकता है, सॉल्युबल हो सकता है। मान लो कि कोई इंग्रेडिएंट ऐसा है जो दोनों के मिक्सचर में ही सॉल्युबल होता है, तो हमें कई बार दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, जिसमें हम अपने ड्रग को क्या कराते हैं, सॉल्युबल कराते हैं। उसके बाद वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, मेकअप कर देते हैं। जैसे मैंने पूरा ग्लास मेकअप कर दिया था, आधे ग्लास पानी में शक्कर घोल के 3.5 ग्लास पूरा मिला करके जग को भर दिया था, उसको वॉल्यूम मेकअप करना बोलते हैं। यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम मेकअप कर दिया। अब इसमें थोड़ी सी बूंदे डालेंगे फ्लेवरिंग एजेंट की, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर डालना हुआ तो, प्रिजर्वेटिव डालना हुआ तो डाल दिया, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सॉल्यूशन में उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको साइड में रख देंगे। थोड़ी देर बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद क्या होगा, हमें एक क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद हमने इसमें क्या करा, 3% टैल का यूज करा है। किसके लिए, जो एक्सेस ऑयल है, मतलब मान लो कि अगर जैसे तुम क्या करते हो, समोसा कचौड़ी बाजार में खाने गए, बहुत ऑयली है, तो टिश्यू पेपर मिलते हैं, तो टिश्यू पेपर से क्या करते हो, उसको पोंछ लेते हो, ताकि ऊपर ऊपर का जो तेल है वो सूख जाए। तो ऐसे ही क्या करते हैं, अगर मेरी सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा सा भी मुझे क्या लगता है कि ऑयल की मात्रा ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, टैल का यूज करते हैं। 3% टैल की यूज करते हैं। टैल का काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करना, ना कि एब्जॉर्ब करना। जितना जितना तेल ऊपर होगा ना, उस सबको वो क्या कर लेगी, अपने ऊपर चिपका लेगी। उसके बाद हम उसको फिल्टर करके एक क्लियर प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा मेरा, ठीक है। यहाँ पे एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस ये रहेगी। यहाँ पे कंप्लीट हो गया बन के मेरा क्या, एलिक्सर। क्लियर है, क्लियर है। एलिक्सर बनाने की प्रोसेस भी सिंपल होती है, बस इसमें 3 चीजें करते हैं, या तो अल्कोहल बेस लेते हैं, या वाटर बेस लेते हैं, या फिर दोनों के मिक्सचर का बेस लेते हैं। बस उसमें फ्लेवरिंग एजेंट डाल दिए, कलरिंग एजेंट डाल दिए, जो भी डालना है डाल दिया, ठीक है। उसके बाद उसको थोड़ी देर बाद रख के फिल्टर कर लेंगे। अगर देखने से ऐसा लग रहा है कि इसमें ऑयल का कंटेंट ज्यादा है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, और अगर है तो इसमें हम टैल यूज करेंगे। टैल क्या करेगा कि जितना भी सरफेस पे ऑयल है ना, उसको अपने ऊपर चिपका लेगा, और फिल्टर करने के बाद वो अलग हो जाएगा, क्योंकि टैल कभी घुलता नहीं है। टैल की डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा एक क्लियर सॉल्यूशन बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे मुझे एलिक्सर मिल गया, और ये एलिक्सर यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या बचता है हमारा, बाइफेसिक लिक्विड। इसमें हम पढ़ेंगे इमल्शन और सस्पेंशन। इमल्शन और सस्पेंशन पढ़ेंगे। इमल्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और सस्पेंशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है, मैडम ये यहाँ किसी को कोई डाउट है। आपने मैम जो ये बताया था अभी, इसका एक बार मैम कहीं डायग्राम से नहीं होगा पाएगा मैम, इसमें थोड़ा समझ में नहीं आया है। थोड़ा बहुत मैम पता तो लगेगा कि इसमें 3 सॉल्यूशन डायग्राम्स होते नहीं मिलेंगे, हाँ। हैं। मैम समझ में तो आ गया, 3 सॉल्यूशन होते हैं, उनको फिर मिलाते हैं, वो तो कंप्लीट। डायग्राम से मैं थोड़ा समझ में आ रहा था डायग्राम्स तो। यार देखो, अगर मुझे मिलेंगे तो मैं बताऊंगी, वैसे तो इसके डायग्राम्स इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। बुक्स भी लोगे ना, तो बुक्स में भी इसके डायग्राम्स नहीं मिलेंगे। अच्छा। ये इसी फॉर्म में मिलेगा, बस समझाने का खेल रहता है। अगर समझ में आ गया तो वो तो समझ में आ जाएगा, या फिर प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा सिरप कैसे बनती है और एलेक्सर कैसे बनता है। ठीक है। जो मैंने प्रोसेस बताई है ना, सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ नहीं है, बस पानी के अंदर सब चीजों को मिक्स करके फिल्टर करना है, और कुछ नहीं करना। मैडम तीन, एक बार इसके अंदर पढ़ोगे तीन ना, एजेंट्स होते हैं ना, 3 एजेंट होंगे ना, एल्कोहलिक, वाटर और अरे वो फ्लेवर। जिसको कोई ड्रग ऐसी है जो सिर्फ वाटर में घुल जाएगी, तो उसके लिए अल्कोहल का यूज ही नहीं करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, हाँ। ठीक है। तो सिर्फ वाटर ले लिया। कोई ड्रग ऐसी है जिसमें सिर्फ अल्कोहल ही हो सकता है, अल्कोहल में डिसॉल्व होगी, वाटर में होगी ही नहीं, तो सिर्फ अल्कोहल ले हम्म, लिया। अब मान लो मैंने 2 या 2 से ज्यादा ड्रग मिक्स करी हैं। हम्म, एक ड्रग वाटर सॉल्यूबल है, दूसरी अल्कोहल सॉल्यूबल है, 2 ड्रग यूज कर ली। अब मेरे पास हम्म, सिस्टम भी तो 2 होने चाहिए ना, सॉल्वेंट भी। तो मैंने आधा पानी ले लिया, आधा अल्कोहल ले लिया, दोनों को मिक्स कर लिया। अब मैं दोनों ड्रग को डालूंगी, तो पानी वाली पानी में घुल जाएगी, अल्कोहल वाली अल्कोहल में घुल जाएगी, और मेरा पर्पस क्लियर। सॉल्व, ठीक है। तो 3 ऐसे हो गए, सिंपल भी ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं, प्लेन अल्कोहल भी ले सकते हैं,
और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों का मिक्सचर भी ले सकते हैं। तो अब मैम फिर डिपेंड इसमें करता है कि टॉक का हमारे क्या पास मतलब रहा मैम? किसका। जो आप बता रहे हैं टाक का क्या मतलब रहा कि टाक तो फिर मैम जो अगर वो टैल्क, सोल्यूबल अरे मान लो कि अल्कोहल है, अल्कोहल जो नेचर होता है ना वो थोड़ा सा ऑयली नेचर का होता है। जब तुम अल्कोहल को इकट्ठा हम्म। पानी में डाल के देखोगे ना तो वो ऐसा तो लगता है मैम वो जैसे तो कि उसमें इसके तो अंदर। एब्जॉर्ब होता है, तो मैं किस लिए टाक की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि तो एब्जॉर्ब जल्दी हो जाता है मैम, तो उड़ जाता है हवा में वो तो वेपर के रूप में। नहीं नहीं नहीं, पानी में मिक्स होने के बाद अल्कोहल थोड़ी ना उड़ेगा। नहीं वो तो बॉटम पे रहेगा फिर मैम, वो तो मिक्स हो जाएगा। नहीं, बॉटम पे भी नहीं रहेगा, या ऑयली तो नेचर मिक्स हो का जाएगा। होता है थोड़ा सा। हम्म। अरे हम्म। मान लो कि तुमने कोई ड्रग ऐसी यूज की है जो कि ऑयल सॉल्यूबल है या अल्कोहल सॉल्यूबल है, उसका नेचर थोड़ा सा ऑयली है। हम्म। अल्कोहल भी अपने आप में थोड़ा सा ऑयली सा लुक ऑयली देता है। होता है। अगर पूरी सॉल्यूशन बनने के बाद ऐसा लगता है ना कि ऊपर ऊपर थोड़ा सा तेल तेल जैसा दिख रहा है, तो इसमें टैल को हम्म। यूज करेंगे। टैल क्या करेगा, सारे मटेरियल को सोख लेगा, एक्सेस ऑयल को, लेकिन वो खुद नहीं घुलेगा, सोख के अच्छा। ऊपर ही ऊपर तैरता रहेगा। जब आप उसको फिल्टर करोगे ना तो टैल्क तो अलग हो जाएगा और जो सॉल्यूशन है वो अलग हो जाएगा, फिर तुमको एक क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आई? मैम टैग किस टाइप का होता है? ऐसा है क्या? किस टाइप का होता है मैम टैग जो होता है? ये भी एक टैल्क, मतलब अरे अपने घर में तुमने पाउडर यूज नहीं किया? टेल्कम पाउडर हम्म, लगाते हो? नहीं पता मैम, इसी से टेल्कम पूछ रहा पाउडर हूँ। लगाते हो? नहीं नहीं। पॉन्ड्स हो गया, ये जितने भी पाउडर्स आते हैं ना इनको कभी पानी में घोल के देखना। हाँ कितना भी हाँ। पीस लेना, कितनी भी कोशिश कर लेना, ये पानी में नहीं घुलेंगे। ओके। लेकिन क्या होगा, एक प्रॉपर पानी की ड्रॉप बन जाएगी जिसके ऊपर पूरा पाउडर चिपकता जाएगा, लेकिन मजाले कि वो घुल जाए। आप तो उसको मैम वो तोड़ोगे पानी। भी ना तो टूटेगा हम्म। भी नहीं, हम्म। बिखर जाएगा जोर से फेंकने पर वो उसके अंदर टूटेगा। डिसॉल्व नहीं होगा। तो क्या करेगा, पूरे पाउडर को अपने ऊपर लपेट लेगा। और ऐसे मटेरियल को अगर तुम यूज करोगे तो मान लो एक्सेस जितनी भी चीजें होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, उसकी सरफेस पे चिपकती जाएंगी, एब्जॉर्ब होती जाएंगी। और फिल्टर करोगे तो सब बाहर रह जाएंगे और सॉल्यूशन एकदम क्लियर मिलेगा। ये एक्सपेरिमेंट घर में देखना करके। अब ये वाले जो टैल्क होते हैं ना, ये पाउडर लगाने वाले नहीं होते, ये हम्म। उसी प्रॉपर्टी के होते हैं, बस मेडिकेटेड होते हैं, मतलब अपने इसमें यूज होने वाले होते हैं। मेडिकमेंट्स टाइप, ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है। चलो इसके आगे का हम कल करेंगे। बायफेसिक मतलब कल हम अपना सस्पेंशन वाला पार्ट कंप्लीट कर देंगे। इसमें क्या क्या है सिलेबस में? तो बहुत है मैडम। लिक्विड प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगी, अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है ये। ठीक है, हम्म। तुम्हारा कल लिक्विड प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाएगा और टॉपिकल भी स्टार्ट होके शायद हो सकता है टॉपिकल भी कंप्लीट हो जाए, और हो सकता है कि पाउडर और ग्रैन्यूल्स भी कंप्लीट हो जाए। मतलब 2 दिन में हमारा यूनिट 5th हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है मैम। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन उनको समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। टाइम लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मेन है समझना, मतलब समझ में भी आना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ठीक है मैम। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, बाकी का हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपना टाइमिंग जो है वो सर से पता कर लेना, उसके अकॉर्डिंग अपन क्लास एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो थैंक यू ऑल। ठीक है।